19 की अगर हम बात करें तो वह संविधान के बीच किस तरीके के अधिकार जो है हिंदुस्तान के लोगों को देता हुआ क्या कहता है? वो अपने आप में ही एक अलग सी चीज है। भारत के अंदर कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप रिजाइड नहीं कर सकते, हिमाचल है। क्यों है? मतलब नेशनल सिक्योरिटी अपनी जगह ठीक है, परंतु लोगों के अधिकार, माना कि एक स्टेट में सिक्योरिटी इश्यूज हैं, परंतु जहां पर दी जा सकती है सुविधा वहां तो दीजिए। Where there is a right, there is a duty। कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट्स पर, इस फंडामेंटल राइट पर हम रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन लगा सकते हैं। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये तमाम चीजें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो हैं वो भारत में चलती हैं, जो लोकतंत्र को और मजबूत बनाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीसी, मैं हूं गगन नारंग और हम बात करेंगे अपने भारतीय संविधान को लेकर, जिसे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की ओर से रचा गया। हालांकि संविधान का पूरा स्वरूप जो है वो सन 1948 के बीच ही तैयार करते हुए उसे संविधान कमेटी को सौंपा गया, लेकिन यह संविधान जो बाबा साहब यानी भीमराव अंबेडकर की ओर से लिखा गया, इसे भारत में लागू किया गया सन 1950 के बीच, और उसी दिन को याद करते हुए हम गणतंत्र दिवस भी मनाया करते हैं। 26 जनवरी 1950 के दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लागू किया गया, जो भारत के हर नागरिक को कई तरह के अधिकार सौंपता हुआ उसे पूरे तरीके से आज़ादी प्रदान करता है। और इसी पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो के बीच मौजूद हैं एडवोकेट और वरिष्ठ पत्रकार पंखिल वर्मा, जिनसे बात करते हुए हम जानेंगे कि किस तरीके के अधिकार उन अनुच्छेद 19 की अगर बात की जाए, आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें तो वह संविधान के बीच किस तरीके के अधिकार जो है हिंदुस्तान के लोगों को देता हुआ क्या कहता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि एक अहम अनुच्छेद बतलाया गया है संविधान के बीच, उसी अनुच्छेद 19 पर हम चर्चा करते हुए पंखिल जी की ओर बढ़ते हैं। पंखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 क्या कहता है, किस तरीके से हमें फ्रीडम ऑफ पीस एंड एक्सप्रेशन की जो पूरी विस्तृत जानकारी है वो अपने तरीके से समझाता है? नारंग जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुच्छेद 19 की हम सबसे पहले बात करने वाले हैं और आपके माध्यम से अब समय समय पर हम भारतीय संविधान और अन्य कानूनों पर भी चर्चा किया करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 का हम टाइटल पढ़ते हैं सबसे पहले जी। आर्टिकल 19 का टाइटल क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। अब इसको कहा जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की ये बात करता है जी। आर्टिकल 19 आजादी, आर्टिकल 19 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट बताया जाता है, पर इसी फंडामेंटल राइट के अंदर कई सारे और फंडामेंटल राइट्स भी थे जी। पहले 7 हुआ करते थे, अब 6 हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब हम इसका टाइटल पढ़ते हैं, टाइटल के बाद आता है ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पार्ट ए, जिसको हम सब क्लॉज ए भी कहते हैं जी। टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब बिना हथियार के और पूरे शांतिपूर्व तरीके से आपको अपनी अभिव्यक्ति दर्शाने का हर अधिकार है। टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन, अमेंडमेंट के बाद एक पार्ट इसमें ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज जी। और इसके अलावा टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री ऑफ इंडिया। इसके अलावा क्लॉज ई जो कहता है टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा क्लॉज जी है, इसके अंदर एक क्लॉज एफ भी हुआ करता था जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था जी, परंतु उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है जी, रिमूव कर दिया गया था। तो क्लॉज जी कहता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब नारंग साहब, आपने देखा कि इसके अंदर अपने आप में ही एक 6 फंडामेंटल राइट्स जो अलग अलग तरीके से बताए गए हैं। बिल्कुल, हर नागरिक के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी ये दर्शाता है
कि ना सिर्फ बोलने का अधिकार बल्कि एक्सप्रेस करने का, बल्कि आप डिसाइड करने किस का। तरीके से आप बोल रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी बात कहते हुए जिस तरीके के हाव भाव रख रहे हैं, उसकी भी आजादी है संविधान जो। परंतु जी, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ ड्यूटी। या एक जूरिस्प्रूडेंशियल एक सिस्टम है कि जहां पर अधिकार हैं वहां जिम्मेवारी जिम्मेवारी भी है। तो ये जिम्मेवारियां आपको दिख जाएंगी क्लॉज 2 में, क्लॉज 3 में, क्लॉज 4 में, क्लॉज 5 में, क्लॉज 6 में। 2 से लेके 6 तक इसके अंदर क्लॉज दिए गए हैं जिसके अंदर जिम्मेवारियां ही जिम्मेवारियां दी हुई हैं। मैं एक सारे क्लॉज को नहीं पढ़ूंगा पर एक निचोड़ आपको देने वाला हूं। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 किस आधार पर निर्धारित है? सबसे पहले सॉवरनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कोई भी ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या कोई भी ऐसा एक्ट जो सॉवरनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को इफेक्ट करेगा वो उसके दायरे में आ जाएगा, रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी जो समाज में किसी तरीके का प्रभाव डालेगा अपनी। राइट। क्लॉज बी की बात करूं तो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सिक्योरिटी, बिल्कुल बिल्कुल, राज्य की सुरक्षा को लेकर। फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स, ये भी अगर इफेक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट्स पर, इस फंडामेंटल राइट पर हम रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन लगा सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो कोर्ट के आदेश की अवमानना, अवहेलना, इट कैन बी क्रिमिनल, इट कैन बी सिविल, दो तरीके की होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। डेफामेशन सर, डेफामेशन इसमें से एक ये है। और इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि स्टेट के खिलाफ जा रहा है वो एक रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम करता है। परंतु अगर हम इसके क्लॉज 5 पर आ जाएं, मैं क्लॉज 5 पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा क्योंकि वो अपने आप में ही एक अलग सी चीज है। उसको पढ़ते हैं। नथिंग इन सब क्लॉज डी एंड ई ऑफ द सेड क्लॉज शैल इफेक्ट ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ इन सो फार as it imposes or prevent the state from making any law imposing reasonable restrictions on the exercise of any of the right conferred by the said subclause either in the interest of general public or for the protection of the interest of any scheduled tribe। ये क्या कहना चाहता है? सबसे पहले इसको समझने के लिए, क्लॉज 5 को समझने के लिए हमें आर्टिकल 19 के सब क्लॉज डी और ई पर आना पड़ेगा। सब क्लॉज डी कहता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी आप रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये क्या कह रहा है? ये समझाने का प्रयास कर रहा है भारत के अंदर कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप रिसाइड नहीं कर सकते, जैसे हिमाचल है। क्यों है? ताकि वहाँ की खूबसूरती बरकरार रहे। कई ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पर आप जा भी नहीं सकते। आपने अंडमान निकोबार देखा होगा, वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है एक सर्टेन एरिया के अंदर कि ये ट्राइबल्स का एरिया है, वहाँ आप नहीं जा सकते। उसकी प्रोटेक्शन कहाँ से आई? यहीं से तो आई। तो हमारे भारत का जो संविधान है सर, वो इतने अपने आप में इतना महान है कि वो हर वर्ग की सोच कर चलता है, हर धर्म, जाति, पक्ष विपक्ष, हर चीज को एक न्यूट्रल तरीके से लेकर चलता है क्योंकि ये संविधान अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। बिल्कुल। और क्लॉज 5 इसीलिए आपसे डिस्कस किया क्योंकि अपने आप में ही एक अलग सी छाप जो है छोड़ता था। इसके अलावा मैं इसमें कुछ केस लॉज आपको बता देता हूं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी। नारंग साहब, आपने देखा होगा कि आज के समय में बिजनेस करना, ट्रेड करना, व्यापार करना सबका अधिकार है। और आर्टिकल 19 में भी आपने पढ़ा कि आप फ्री हैं किसी भी तरीके का प्रोफेशन ट्रेड करने के लिए थ्रू आउट इंडिया। आपने एक ट्रेड का साधन आज के समय में सबसे बड़ा साधन है इंटरनेट। कहीं भी आपने देखा होगा जहां पर ऐसी स्थितियां बन जाती हैं वहां पर इंटरनेट की समस्या आती है। और जम्मू कश्मीर के अंदर 2G मामले को लेकर बहुत बड़ा एक बवाल था। वहां की जो आम जनमानस थे, मीडिया थी और लोग थे, उनको परेशानी रहती थी अक्सर कि ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे होगा क्या। तो इसका एक केस लॉ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड अदर्स, 2020 की ये जजमेंट है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं आपको एग्जैक्ट वर्डिंग आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्पेशल कमेटी to review the restriction of internet mobile service to 2G in the Union Territory of Jammu and Kashmir. The court recognized that the right to freedom of speech and expression, health, education and business must be balanced against prevailing national security concerns. मतलब नेशनल सिक्योरिटी अपनी जगह ठीक है, परंतु लोगों के अधिकार वो भी अपनी जगह जो संविधान में बतलाए गए हैं उसके तहत उन्हें सुविधाएं जो हैं
वो दी जानी चाहिए। तो माना कि एक स्टेट में सिक्योरिटी इश्यूज हैं, परंतु जहां पर दी जा सकती है सुविधा वहां तो दीजिए। जहां पर आपको लगता है कि सिक्योरिटी और इनको हम बैलेंस करके चल सकते हैं, तो वहां पर सिक्योरिटी हमें दी जानी चाहिए। तो ऐसे में एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जो अक्सर एक तनातनी सी चलती थी, मैं कहूंगा पत्रकारों में और कोर्ट के बीच में। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि कोई भी पत्रकार है वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता था या अन्य कोर्ट में होता था। ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। कि आप कोई भी केस की जजमेंट सुनाते हैं, चाहे वो केस क्रिमिनल हो, सिविल हो, तो क्या पत्रकार को उसको कवर करने का अधिकार है या नहीं? मैंने अक्सर ऐसा देखा है नारंग साहब की कोर्ट्स के अंदर जजेस जो है लताड़ देते हैं पत्रकारों को कि आप कोर्ट के अंदर कैसे आए, आपने कवर कैसे किया जी। तो उन्हीं पत्रकारों के लिए और अब जो बनने वाले जजेस हैं उनके लिए ये जजमेंट मैं सुनाने जा रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस एमआर विजय भास्कर 2021 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जी। The Supreme Court upheld the freedom of media to report the oral observation and discussion made by judges and lawyers during a court proceeding. It held that the freedom of speech and expression under Article 19 subclause 1A extend to reporting judicial proceedings as well. It observed that the concept of an open court requires that information relating to the court proceeding must be available in the public domain. Citizens have right to know about what जजमेंट हैज बीन प्रिजर्व्ड बाय द कोर्ट। जुडिशियल प्रोसीडिंग को सुनने का अधिकार हर व्यक्ति का है। तो क्या चल रहा है कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा शुरू की गई। आपने देखा होगा कि आजकल आप कई कोर्ट्स के अंदर कैमरास लगा दिए गए हैं, लोग काफी कुछ सीख रहे हैं। जस्टिस हर उस आखिरी आदमी तक पहुंच रहा है। और संविधान भी यही कहता है कि लोकतांत्रिक रूप से चलते हुए देश के अंदर किसी भी नीचे तबके तक बैठे आदमी के अधिकारों का जो हनन है वो नहीं होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, अगर बात भारतीय संविधान की जाए तो ये वो ताकत है जो हर भारत के नागरिक को दी गई है। और इसके रचयिता थे बाबा साहब यानी भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने इस संविधान को हमारे देश को देते हुए आज हमें ऐसे देशों की सूची में खड़ा कर दिया है जिसका लोकतंत्र बेहद मजबूत माना जाता है और उसके लोकतंत्र का डंका पूरी दुनिया के बीच बजता है। और पंखिल वर्मा की बातों से आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि अगर संविधान के बीच हमें महज अधिकार ही नहीं दिए गए बल्कि उन्हें निभाते हुए हमें पूरी जिम्मेवारी बरतने की भी जो है बात उसमें कही गई है। और उस जिम्मेदारी से अगर कोई पीछे हटता है पंखिल जी, या अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हुए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही गलत इस्तेमाल करते हुए, अपने एक्सप्रेशंस का गलत इस्तेमाल करते हुए अगर कुछ कहता है या किसी के खिलाफ जो चीज़ जाती है, चाहे वो राज्य की बात हो या डेफामेशन किसी प्रति किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो, तो क्या संविधान के अंदर प्रावधान है कि उसे रोका जाए, उसे दंडित भी किया जा सके? देखिए, बात है डेफामेशन की, तो डेफामेशन के प्रावधान नए कानून में भी हैं जी, और पुराने कानूनों में भी थे। इसके अलावा एक और चीज इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, जहां पर फंडामेंटल राइट्स आपके इन्फोर्स नहीं हुए, उनको इन्फोर्स कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट दरवाजा जो है खटखटा सकते हैं आर्टिकल 32 पर, जिसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। बिल्कुल। बहरहाल अगर जीजीसी के जरिए आप देख रहे होंगे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है, लिहाजा अनुच्छेद 19 को लेकर चर्चा और भी लंबी की जा सकती है, लेकिन वक्त हमें जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा। अगली बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे और फिर इसी संविधान को लेकर पंखिल के साथ और अनुच्छेदों को लेकर चर्चा होगी, जो कि आपके लिए ये तमाम जानकारियां जो हैं वो बेहद लाभकारी भी साबित होंगी। बहरहाल आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अगर इसे लेकर आपका कोई सुझाव या राय है तो आप फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए हमें फॉलो करते हुए अपनी राय और सुझाव भिजवा सकते हैं। लेकिन हाँ, हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। बहरहाल पंखिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस विशेष और कीमती जानकारी के लिए, जिसके लिए चर्चा हम आगे भी अगले प्रोग्रामों में करते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।